नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम ईपीएफओ एसएससी 2023 की परीक्षा के लिए जीके और जीए की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह क्लास डेली बेसिस पर आपको मिलती रहेगी। प्रत्येक क्लास में 30 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर करवाया जाएगा जो आपके जीके और जीए के बन सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जीके और जीए के जो 30 प्रश्न हैं आपके एसएससी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2023 में जो आपकी ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा होने वाली है उसमें 30 प्रश्न जो हैं आपके जीके और जीए से पूछे जाएंगे तथा इनका वेटेज होगा 120 नंबर का। तो इन 30 प्रश्नों की कंप्लीट तैयारी हम इस सीरीज के माध्यम से करने वाले हैं। डेली बेसिस पर आपको एक वीडियो मिलता रहेगा 30 प्रश्नों का जीके और जीए का। तो यह इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आइए इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में एसएससी की परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने कितने नंबर का। तो संपूर्ण सिलेबस आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। जनरल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 120 मार्क के। जीके और जीएस आपसे पूछा जाएगा, 30 नंबर रहेगा आपका 120 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा 30 नंबर का 120 मार्क्स का। इंग्लिश आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 40 मार्क्स के। तो ये टोटल आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका वेटेज रहेगा 600 नंबर का। तो यह आपका सिलेबस है। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे और 30 मिनट, लगभग आपको 150 मिनट का जो है समय दिया जाएगा इन 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो यह आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसी के हिसाब आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर का भी क्लास हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। एक वीडियो आपको कंप्यूटर का मिलेगा, इसके अलावा एक वीडियो आपको जीके और जीएस का मिलेगा, इसके अलावा एक वीडियो आपको अलग से करंट अफेयर्स का मिलेगा ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा के लिए। तो यह वीडियो हमारा पार्ट 1 है जीके और जीए का। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बंगाल का विभाजन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट है, बंगाल का विभाजन कब किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो करजन। इस समय वायसराय हुआ करता था करजन, तो इसी के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं इनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये सर्वोच्च सेनापति होते हैं हमारी तीनों सेनाओं के। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आइए देख लेते हैं कि हमारी जो सेनाएं हैं उनके प्रमुख, उनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किसकी हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करेंगे, सीडीएस की बात करेंगे। तो हमारे सीडीएस वर्तमान में कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना प्रमुख हमारे कौन हैं, तो हमारे थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे और ये 29वें क्रम के हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं। इसके बाद हमारे एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं, तो वी आर चौधरी, ये 27वें नंबर के एयरफोर्स के यानी कि हमारी वायुसेना के प्रमुख हैं। इनका पूरा नाम है वी.आर. चौधरी, मतलब विवेक राम चौधरी। इसके बाद हमारे नौसेना के प्रमुख कौन हैं, तो हमारे नौसेना के प्रमुख हैं आर हरि कुमार और ये 25वें नंबर के हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 29 जून का जो दिन होता है इसको हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यह किसका बर्थडे होता है, तो यह पीसी महालनोबिस का बर्थडे होता है। भारत में सांख्यिकी के जो पिता कहे जाते हैं पीसी महालनोबिस, इन्हीं का जो जन्म दिवस होता है भारत में हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस जिनको हम भारत में सांख्यिकी का जनक यानी कि सांख्यिकी का पिता कहते हैं, उन्हीं का जो बर्थडे होता है 29 जून, इसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
भूटान का यहाँ पे राष्ट्रीय खेल पूछा गया कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। तो आप याद देखिएगा तीरंदाजी, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तीरंदाजी जो है यह भूटान का राष्ट्रीय खेल होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सबसे प्राचीनतम वेद यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो आप याद देखिएगा वेदों की संख्या 4 हैं। ये 4 वेद आपके सामने हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद आपको कौन सा मिलेगा, तो सबसे प्राचीन वेद आपको मिलेगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। क्या बता सकते हैं कि ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है और कितने सूक्त हैं। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया गया था, उसको तो हमने देख लिया है। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष रद्द किया गया था। तो आप याद देखिएगा 1911 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1911 में जो है बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। आप याद देखिएगा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी दिल्ली दरबार में ही जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा पूछी गई है, कितनी होती है। मिनिमम एज लिमिट कितनी है अगर आपको राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होना है तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वह रखी गई है कितनी, तो 25 वर्ष है। अगर लोकसभा का अगर आपको मेंबर इलेक्ट होना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। वहीं अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र मिनिमम यानी कि कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राज्यसभा पूछा गया है तो राइट आंसर आपका 30 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में यह था। तो आप याद देखिएगा अब जो राजपथ है अब इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में अवस्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। मासिनराम जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, तो आप याद देखिएगा मासिनराम की लोकेशन आपको मिलेगी मेघालय में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एशियाई विकास बैंक का यहाँ पे हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया कि जो एशियाई विकास बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय आपको मिलेगा मनीला में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फिलीपींस के मनीला में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मत्सुको असाकावा। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, मत्सुको असाकावा ये जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं किसके, तो एशियाई विकास बैंक के। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। यहाँ पे स्वराज पार्टी की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1922 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1922 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर जो है जनवरी 1923 में, सॉरी यहाँ पे 1922 नहीं, यहाँ पे 23 होगा, 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा मिलकर किया गया था। चित्तरंजन दास जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है इसके महामंत्री थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किसकी बात हम कर रहे हैं, तो स्वराज पार्टी की बात कर रहे हैं जिसका गठन जनवरी 1923 में किया गया था। आपको पता होगा कि 1922 में असहयोग आंदोलन को जो है महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था। तो इसी असहयोग आंदोलन को जब महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था तो इससे जुड़े जो विभिन्न नेता थे वे नाखुश हो गए थे और उन्हीं में से एक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास।
तो इसी के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था तो इन्होंने एक अपनी अलग से पार्टी बना ली थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो उस पार्टी को इन्होंने नाम दिया था स्वराज पार्टी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? इसमें से बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा नहीं आपसे पूछा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दमा जो है यह बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आइए देख लेते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं और विषाणु यानी कि आपके वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की हम बात करें तो टिटनेस हो गया, सिफिलिस हो गया, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, गोनोरिया, क्षय रोग यानी कि क्षय रोग को हम टीबी बोलते हैं, टाइफाइड हो गया, कोड़ हो गया, कोड़ को हम लेप्रोसी बोलते हैं। कोड़ को हम क्या बोलते हैं? तो कोड़ को हम लेप्रोसी बोलते हैं। तो ये सभी जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया से होती हैं। वहीं विषाणु यानी कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया, दाद हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ। तो ये सभी बीमारियां आपकी विषाणु से होती है। तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? कैथ लैब जो है किस विभाग में होती है? तो आप याद रखिएगा कार्डियोलॉजी विभाग में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हृदय रोग से रिलेटेड यह विभाग होता है कार्डियोलॉजी विभाग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल जो इंटीग्रेशन डे है, राष्ट्रीय एकता दिवस है, यह कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर का जो दिन होता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, इसी को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो, जो हमारी पहली क्लास है EPFO SSA की परीक्षा के लिए, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। जो भी मित्र, जो भी साथी आपके SSA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 की, तो इसके बारे में आप अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। तो 31 अक्टूबर का जो दिन होता है, इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं अन्य ऑप्शन को आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 23 जनवरी की बात अगर हम करें तो इसको जो है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि यह जयंती होती है सुभाष चंद्र बोस की। एकदम लेटेस्ट में यह दिन शुरू किया गया है। तो 23 जनवरी का जो दिन होता है उसको हम राष्ट्र पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह जयंती होती है किसकी? तो सुभाष चंद्र बोस की। वहीं 29 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसका बर्थडे होता है? तो मेजर ध्यानचंद का यह बर्थडे होता है। वहीं 7 अगस्त को हम मनाते हैं भाला फेंक दिवस। इसी दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डे को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इत्मीनान से इनको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे हैं जो इनको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लाफिंग गैस क्या होती है? आपसे पूछा गया लाफिंग गैस क्या होती है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह लाफिंग गैस होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है? आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो नर्मदा के अलावा इसमें से जो सोन नदी है वह अमरकंटक से निकलती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो आप याद रखिएगा राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आप याद रखिएगा जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, और इन्हीं के द्वारा राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाक जल संधि, यानी कि जो पाक स्टेट है, पाक जल संधि है, इसको हम पाक स्टेट के नाम से जानते हैं।
पाक स्ट्रेट। तो इंग्लिश वाले आप याद कर लीजिएगा, इसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो है भारत और श्रीलंका के मध्य जो है जल संधि आपको मिलेगी, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, इसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉक्साइट से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है? पंचायतों के बारे में जो प्रावधान है हमारे संविधान के किस पार्ट में, किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9। भाग 9 का संबंध हो जाएगा पंचायतों से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, हमारे संविधान का जो पार्ट नंबर 9 है, भाग 9 है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो पंचायतों से रिलेटेड जो प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोविजंस हैं पंचायतों से रिलेटेड, उनको जो है भाग 9 में रखा गया है। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? आपसे पूछा जा रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनका नाम था फातिमा बीबी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फातिमा बीबी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहाँ पे पूछा गया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात यहाँ पे हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत रत्न। आप याद देखिएगा, भारत रत्न जो है भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, यानी कि यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम आपका 1955 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1955 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है, क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंड ऑफ द डेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक काफ़ी फेमस साइट है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या माउंट ऑफ द डेड, इसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो आप याद देखिएगा, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई थी। वही 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम और हमारा जो राष्ट्रगान है, उन दोनों को भी स्वीकृति जो है 24 जनवरी 1950 को प्रदान की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को जो स्वीकृति है 22 जुलाई 1947 को दी गई थी, किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आरबीआई का जो एक्ट था, आरबीआई एक्ट, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 1935 में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वहीं वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैलेंटाइन सिरोल ने। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ अनरेस्ट कहा था, यानी कि अशांति का जनक कहा था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय मानक समय रेखा यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनमें से ऐसा कौन सा एक राज्य है जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी कि भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है?
तो एक ट्रिक आप याद कर लीजिएगा इन 5 राज्यों को याद करने की जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, और इस ट्रिक को हम बोलते हैं मौका, MOUCA। तो एम से आपका क्या हो जाएगा, एम से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ओ से आपका उड़ीसा हो जाएगा, यू से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां से यह नहीं गुजरती है? यह बिहार से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। बाकी आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, और इसके अलावा एक आपका यूपी हो गया। तो टोटल 5 राज्यों से यह भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार से टोटल हमने 30 प्रश्नों को कवर कर लिया है EPFO SSC 2023 की परीक्षा के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी SSC 2023 की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।